हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज पार्शियल इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन। ठीक है, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन पार्शियल इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कोलिजन में केवल और केवल लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व्ड होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इन दिस कोलिजन लीनियर momentum is conserved. Linear momentum is conserved before and after collision, but kinetic energy is not conserved. देखिए लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, इक्वेशन फर्स्ट बनाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की, इक्वेशन सेकंड बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, v1 v2 आ गए। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो तो है ही नहीं। एक इक्वेशन तो हम लीनियर मोमेंटम वाले कंजर्वेशन से बना लेंगे, पर दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल हैं v1 और v2। तो दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक और टॉपिक समझना पड़ेगा यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, स्मॉल ई से लिखते हैं उसको, तो उसे पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर दो इक्वेशंस को बनाने के लिए। एक तो हम बना लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और दूसरी हम बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए तो भाई बात कर लेते हैं पार्शियल इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में हम किस तरह से निकालेंगे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो एक तो हम जैसे पिछली बार करते आए हैं वही करेंगे कि बिफोर कोलिजन तो हम वेलोसिटीज मान लेंगे और आफ्टर कोलिजन हमें निकालनी पड़ेगी उन्हीं के टर्म्स में। तो मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों ही उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग मूव कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से फिर यहां पर कोलिजन होगा कुछ समय के लिए और ये आपस में लीनियर मोमेंटम एक्सचेंज करेंगे और इसके बाद जो है इनकी वेलोसिटीज बदल कर हो जाएंगी v1 वेक्टर और इसकी जो वेलोसिटी है चेंज होके हो जाएगी v2 वेक्टर। ठीक है भाई, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो अब किस तरह से करेंगे वो आप देखो इसमें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपने पास दो वेरिएबल है, एक v1 और एक v2, और अपने पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन सकती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, तो उससे काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम एक और इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हम एक और टर्म यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होता क्या है, यहाँ पर कुछ टाइम लगता है इनके टक्कर में, तो टक्कर में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती है और फिर रिफॉर्मेशन होती है, मतलब ये वापस से रिकवर करती है, लेकिन 100% रिकवर नहीं कर पाती अपनी शेप और साइज को। ठीक है, तो ये 100% रिकवर नहीं कर पाती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है, क्लियर है। मोमेंटम लीनियर वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहां पर काम नहीं कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो अब हम एक तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा देंगे, एक और जो टर्म चाहिए तो उसको मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं आपके लिए। दूसरा जो टर्म है अपने पास उसे हम बोलेंगे हियर ओनली one equation is obtained from
conservation of linear momentum as kinetic energy is not conserved, hence and other term is used. For second equation, which is called coefficient of restitution. स्मॉल ई से लिखते हैं। अभी क्या होता है वो समझो आप पहले। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अरे क्लियर होगी बात। तो जो हमने नया टर्म यूज किया वो किस तरह से डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो अब अगर यहां से हम देखें तो जाहिर सी बात है v2 आपका जो है वो बड़ा होता है v1 से वैल्यू में। यहां जो होता है वो u1 बड़ा होता है किससे? u2 से वैल्यू में। क्यों? क्योंकि ये टकराएगा इससे, तो जाहिर सी बात है u1 बड़ी होनी चाहिए तभी जाके टकरा पाएगा। अगर u2 बड़ी हुई तो इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा तो कोलिजन तो होगा नहीं। टकराने के बाद ये अलग तभी होंगे जब ये ज्यादा हो। अगर ये ज्यादा होगी तो फिर अलग नहीं हो सकते, फिर चिपके रहेंगे हमेशा। तो अगर इनके बीच सेपरेशन हो रहा है जाहिर सी बात है v2 किससे बड़ा है? v1 से बड़ा है। और सेपरेशन होता है या फिर बॉडीज चिपक जाती हैं तो पार्शियल इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज एक दूसरे से दूर जाती है टकराने के बाद, ठीक है, वो एक दूसरे से चिपकती नहीं है, तो उस केस में सेपरेशन होता ही होता है, तो v2 बड़ा आएगा ही आएगा v1 से। तो अगर हम इसको रोक लिया और सिर्फ इसे चलने दें तो इसकी जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी v2 माइनस v1 और उससे ये दूर जाएगा इस पार्टिकल से m1 से। तो इसी को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इनकी जो दूरी बढ़ रही है बीच की वो v2 माइनस v1 की वजह से बढ़ रही है। तो v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 की वजह से वो पास आ रहे हैं। तो आपके पास ये रहता है एक फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये हमेशा आपको लगाना होता है अलोंग द नॉर्मल, मतलब जो सरफेस आपस में टकराती है, ठीक है, जो सरफेस आपस में टच करती है उन दोनों पे जो 90 डिग्री की लाइन होगी उसके अलोंग ही आप वेलोसिटीज ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वन डायमेंशन है तो उसके अलोंग ही आएगी। आगे मैं ऑब्लिक कोलिजन में आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा कि ई को जो वेलोसिटी है सारी, ये सारी वेलोसिटी यहाँ पर नहीं आती है, केवल वो कंपोनेंट लिया जाता है वेलोसिटी का जो कांटेक्ट था, सरफेस जो कांटेक्ट करती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल ली जाती है। ये वेलोसिटी जो ली जाती है उससे पैरेलल में नहीं ली जाती है। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग नहीं लेते हैं। ये हालांकि बात की बात है, इसको हम ऑब्लिक कोलिजन में समझेंगे। अभी तो एक ही डायरेक्शन है, जब ये टकराएंगी तो टकराते समय जो सरफेस काम कर रही है वो ऐसी तो कर रही है कांटेक्ट सरफेस, तो इसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। दोनों सरफेस पे टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जो कांटेक्ट सरफेस है, एक ऐसी लाइन जो दोनों ही सरफेस पे टेंजेंट का काम करे, कॉमन टेंजेंट। और जो ये लाइन आएगी आपके पास, इसको बोलते हैं CN, कॉमन नॉर्मल, जो दोनों ही कॉमन टेंजेंट पे 90 डिग्री की लाइन बनाती हुई, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। तो जो ई लगाते हैं ये हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाते हैं। ये भी लिख लेते हैं इसमें, ठीक है।
डायरेक्शन में थी वेलोसिटी तो पूरी लेनी है। अगर तिरछी होती है, किस तरफ होती है, और किसी और डायरेक्शन में दो दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, एक ऊपर होता है और एक ऐसा होता है, तो केवल ये वाले कंपोनेंट ले आते हैं इस लाइन के लॉन्ग वाले, ये वाले कंपोनेंट हम स्किप कर देते हैं। तो बाद में मैं समझाऊंगा आपको, अभी हालांकि ये आंसर है क्योंकि इसी लाइन के अलोंग है बाद की वेलोसिटीज भी और पहले की वेलोसिटीज भी। तो ये मैंने लिखी है पूरी डेफिनेशन जो लिखी हुई आपके सामने है इसकी। तो ई की तो बात आप समझ गए होगी कि स्मॉल ई जो है वो आपको किस तरह से निकालना होता है। तो स्मॉल ई के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई पहले ही, इसको मैं बता देता हूं, जो थ्योरी लिखी हुई है मैंने, काम की तो है नहीं अब। यहां से एक इक्वेशन बन गई हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, और आप ये किसी भी प्रकार के कोलिजन में कर सकते हो। जो फॉर्मूले आज निकलेंगे हर तरह के कोलिजन में वैलिड है, हालांकि परफेक्टली इलास्टिक में भी वैलिड हो गई है, उसमें शर्त क्या होगी बता दूंगा मैं आपको। यहां से जो आपके पास आएगा E इंटू U1 माइनस U2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे क्या हो गई भैया, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी करेंगे भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे करेंगे वो भी जरा आप देख लो। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर देखा जाए तो इनिशियल जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज का मिलाकर वो है m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 i कैप में ले रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग थी। ऐसे ही आ जाएगा m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 i कैप से i कैप कैंसिल कर दोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। स्मॉल ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी, क्योंकि ये आप निकाल नहीं सकते, ये तो नेचर पर डिपेंड करता है कि जो स्मॉल ई है उसकी वैल्यू कितने आने वाली है, बॉडीज जो टकराती हैं उनकी। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है ई, ठीक है। क्वेश्चन जब बोलेगा तो बोलेगा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो इतना है, और बाकी आपको V2 और V1 निकालने पड़ेंगे। आपके पास दो इक्वेशन है, बाकी सारी चीजें आपको पता है, केवल V2 और V1 नहीं पता है इन दोनों इक्वेशंस में। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम आज निकालने वाले हैं V1 एंड V2। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। Putting the value of V2 from first in second, from first in second। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। यहां से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। v2 के प्लेस में देखिए यहां से कितना आ जाएगा E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1, यही तो आ जाएगा। तो m1 v1 प्लस E इंटू m u1 माइनस u2 प्लस m2 v1, देख ले यही तो आएगा। इधर क्या आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको और आगे। V1 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, m1 m2 बन जाएगा। इधर ले आओ, इसको उठाओ, इधर शिफ्ट कर लो। m1 u1 प्लस m2 u2 इंटू E इंटू m2 u1 माइनस u2। ये आ गया आपके पास माइनस यहां पर, ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों में से m2 जो है वो कॉमन ले सकते हो, इसमें से और इसमें से। तो ठीक है,
M2U1। इसे ऐसा करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं ना और ज्यादा, फिर देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। माइनस ई इंटू M2 इंटू U1 प्लस ई इंटू M2 इंटू U2, और इधर अभी रहने दीजिए इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके तब डिवाइड करेंगे, याद करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। U1 किस में है, एक तो इसमें है U1 और एक तो इसमें है U1 कॉमन लेते हैं पहले, यहां से क्या बचेगा भैया, M1 माइनस ई इंटू M2। इन दोनों में से अगर हम U2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, M2 और E2 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं ना, M2 भी कॉमन आ रहा है, U2 भी कॉमन आ रहा है, तो M2 U2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस E। इसमें M2 U2 है और इसमें भी M2 U2 है, यहां से 1 बचेगा, यहां से प्लस E बचेगा, ठीक लिखा हुआ। इन दोनों में से कॉमन मैंने अलग ले लिया। अब डिवाइड कर लेते हैं M1 अपॉन M2 को, इधर भी M1 प्लस M2 को, और यहां भी कर देते हैं अलग अलग डिवाइड। ये आ गया आपका V1, ये क्या आ गया भाई V1। U1 और U2 अलग अलग मैंने कॉमन लेके लिख दिए। तो इस तरह से आपका V1 तो आ गया, क्लियर हो गई बात भाई, V1 जो है आपका आ गया। अब जब V1 आ गया है तो हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा V1 की, तो V2 निकल आएगा, है ना। चलिए वापस कर लेते हैं। V1 का फॉर्मूला देखिए चेंज हो गया पिछली बार से, है ना। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन थी E इंटू U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये रही पूरी वैल्यू, यहां पूरी वैल्यू पुट कर लो, आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस तरफ लाके शिफ्टिंग करके, और U1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना। चलिए इधर लाते हैं इसको सीधे सीधे, तो V2 बचेगा एक तरफ, इधर बचेगा आपके पास E इंटू U1 माइनस E इंटू U2, इधर आके प्लस का हो जाएगा पूरा, तो U1 M1 माइनस E M2 डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M2 इंटू 1 प्लस E डिवाइड में M1 प्लस M2। क्लियर होगी बात। तब इसके बाद और सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। पहले तो आप एलसीएम सभी का ले लो, M1 प्लस M2, है ना। किस तरह से आ जाएगा जरा आप ध्यान से देखो। ये हो गया आपके पास M1 प्लस M2, अगर इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए होल अपॉन में कर लेते हैं M1 प्लस M2, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा इसका M1 प्लस M2 में, एलसीएम तो आप लोग ले सकते हो, मैथमेटिक्स है, देख लेना ध्यान से। तो M1 E इंटू U1 प्लस M2 E इंटू U1, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, M1 प्लस M2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस M1 E इंटू U2 और माइनस M2 इंटू U, ये आ गया। फिर इसका इसमें करते हैं M1 U1, फिर इसका इसमें कर लेते हैं U1 E M2 प्लस M2 U2 प्लस E M2 U2। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कोई चीज कैंसिल हो रही है, M2 E इंटू U1 M2 E इंटू U1, तो ये हो गया कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, M1 U2 M2 U2 E M2 U2 E M2 U2, तो ये भी कैंसिल हो रहा है।
1 2 3 4। अब ये 4 टर्म आपके पास बच गए, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब u1 कॉमन लेते हैं, तो यहां से बचेगा m1e प्लस u1 कहां था, इसमें था, प्लस m1, तो पूरा m1 u1 कॉमन लेते हैं ना बाहर, तो अंदर बच जाएगा आपके पास e प्लस 1। देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, अब बचा ये और ये, दोनों में से केवल u2 कॉमन आएगा, प्लस का लिख लेते हैं u2 को। तो अंदर क्या बच रहा है जरा आप ध्यान से देखो, ये माइनस का है और ये क्या है आपका प्लस का, ये माइनस का था, ठीक है, माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस, ठीक है, u2 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से बचेगा m2 माइनस m1 इंटू ई, डिवाइड में आ जाएगा आपके, होल डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2, उसको अलग अलग कर लेते हैं, m1 प्लस m2, यहां पर भी आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो गया आपके पास v2। तो इस तरह से निकालते हैं हम पार्शियल इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कोलिजन में v1 और v2 की वैल्यू। तो पिछली बार से थोड़ा सा डिफरेंट है जो फॉर्मूले अपने पास, है ना। अब देखिए इसी में आपको ध्यान रखनी है, जो e मैंने निकाली तो v1 v2 की वैल्यूज आ गई, आपको सारी बात चल गई पता, बहुत अच्छी बात है। अब हम कर लेते हैं बात आगे की। तो आपको एक बात मैं बता दूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो e की वैल्यू होती है वो होती है 1, क्योंकि वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E जो होता है वो होता है 1, क्योंकि यहां पर जो होती है आपके पास v2 माइनस v1 इज इक्वल टू आता है u1 माइनस v2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ऐसे ही तो होता है, हमने पीछे प्रूफ किया था, आपको ध्यान होगा। तो वहां यहां से अगर हम इन्हीं फॉर्मूले को देखें तो इन्हीं फॉर्मूले से आपके v1 और v2 निकल आएंगे इजीली। बस e की वैल्यू 1 पुट कर दो, मतलब जो आज फॉर्मूले निकले हैं ये हर केस के लिए वैलिड है। जो आज मैंने फॉर्मूले निकाले हैं ये हर प्रकार के कोलिजन के लिए क्या है, वैलिड है। v1 में आप वैल्यू पुट कर लेना e की 1, तो आपके पास फॉर्मूला तुरंत निकल कर आ जाएगा अपने आप, m1 माइनस m2 डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है। अगर e की वैल्यू 1 पुट कर दे तो आप रख के देख लो, आपको फॉर्मूले में निकाल दिए थे। और अगर हम v2 देखें ध्यान से तो v2 आपका आ जाएगा अपने आप u2 m2 माइनस m1 आ जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा, प्लस 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा, जब आप e की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। जो अपने पास फॉर्मूले आज निकले हैं वो इसके लिए भी वैलिड है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए भी वैलिड है। तो मेन फॉर्मूले जो याद करने हैं वो आज वाले आपको याद करने हैं। e की वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा दी होती है, या फिर नाम बोल देगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो e की वैल्यू 1 आएगी। बाकी सभी के लिए जो e की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। क्या होती है भाई, 1 से कम होती है। सभी प्रकार के कोलिजन जो है उनके लिए जो e की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, केवल परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, तो अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ e की। जो मैंने आपको पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो e जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। e की वैल्यू 0 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। e की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है पार्शियल इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। क्लियर है बात? अगर ये तीनों वैल्यूज आपको याद है तो आपके पास जो फॉर्मूले मैंने अभी निकाले थे v1 और v2 के, वो हर केस के लिए वैलिड हो जाएंगे। बस आपको e की वैल्यू पुट कर देनी है।
जो फॉर्मूले मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी आज ड्राइव किया, वो सभी केसेस के लिए वैलिड है। बस आपको ई की वैल्यू पुट कर देनी उन फॉर्मूले में। तो पिछले जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये फॉर्मूले याद कर लो, उसी में ई की वैल्यू पुट कर देना बस। क्लियर है बात? तो इसका फॉर्मूला क्या आता है पहले वो देखो, u1 m1 माइनस m2e अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, ये तो आया था m2 इंटू u2 1 प्लस e डिवाइड में m1 प्लस m2। चलिए यहां देखते हैं क्या आएगा। ये आपका आया था u1 इंटू m1 1 प्लस e डिवाइड में m1 प्लस m2 आया था, जहां तक मुझे ध्यान है m2 u2 1 प्लस सॉरी m2 u2 m2 माइनस m1e अपॉन में m1 प्लस m2। ये है आपके पास फॉर्मूले v1 और v2 के वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेड ऑन कोलिजन। जितने भी टाइप के हेड ऑन कोलिजन पॉसिबल है सबके लिए आपके फॉर्मूले वैलिड है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। आप केवल इन फॉर्मूलों को याद करो, ये तीन वैल्यूज याद कर लो आप। तो जो कल वाला डेरिवेशन है वो वैसे ही थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आपको ये फॉर्मूले मेनली याद रखने हैं, वो तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये जो दो फॉर्मूले निकले हैं ये मेन फॉर्मूले हैं, इन्हीं से सारे फॉर्मूले आपको निकालने हैं, चाहे किसी भी टाइप का हेड ऑन कोलिजन हो, ये फॉर्मूले आपके वैलिड हैं। तो इसका मैंने अलग से करवा दिया हालांकि फॉर्मूले, इसके जितने फॉर्मूले मैंने करवाए आप ई की वैल्यू 1 पुट करो वही फॉर्मूले आ जाएंगे, जो यहाँ पे निकाले थे मैंने इससे भी वही फॉर्मूले आ जाएंगे अपने आप, जब ई की वैल्यू 1 पुट करोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्पेशल केस देख लेते हैं किसका, पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन का। दोनों मास अगर सेम हो तब क्या होता है। इसे कल हमने स्पेशल केसेस किए थे, तो आज भी हम बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस की। अगर दोनों बॉडीज जो है उनके मासेज आपको दे रखे हो सेम, इसकी स्पीड u2 इसकी स्पीड u1 दे रखी हो, और जो कोएफिशिएंट दे रखा है रेस्टिट्यूशन का वो दे रखा हो e, देन v1 और v2 जो है वो क्रमशः कितने आएंगे। v1 का फॉर्मूला आपको याद होगा u1 m1 माइनस m2e, दोनों में से m कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस e बचेगा भाई यहाँ पे, डिवाइड में आ जाएगा 2m। फॉर्मूला आप देख लो अपने हिसाब से, मुझे तो याद है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो 2m से 2m कट जाएगा, m से तो यहां बचेगा u1 1 माइनस e बाई 2 प्लस u2 1 प्लस e बाई 2। तो कल जो हमने स्पेशल केस किया था अगर उसमें e की वैल्यू 1 रख दी जाए तो सीधे आ जाएगा आपके पास u2, v1 आ गया था u2 के बराबर। कल याद होगा आपको, दोनों मास सेम थे तो इंटरचेंज कर उसको एक्सचेंज कर लेते थे अपनी वेलोसिटीज को एक दूसरे से, इसकी वेलोसिटी इसके पास और इसकी वेलोसिटी इसके पास। देखो उस फॉर्मूले से यहाँ पर भी वही आएगा, अलग नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था भैया, इसका फॉर्मूला था u1 m1 प्लस e डिवाइड में आ जाएगा 2m, दोनों मास सेम है ना। फॉर्मूला आप देख लो अगर नहीं आता तो भैया, u2 m कॉमन लूंगा तो 1 माइनस e बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2m। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आ गया m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा u1 1 प्लस e बाई 2 प्लस u2 1 माइनस e बाई 2। ये हो गया आपका स्पेशल केस। ठीक है, फर्स्ट। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्पेशल केस नंबर सेकंड की, आप सीधे फॉर्मूले याद कर सकते हो दोनों मासेस सेम हो तो। उसमें क्या हुआ, स्पेशल केस जो सेकंड है u2 उसमें 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, रेस्ट में दूसरी वाली बॉडी, तब वो v1 कितना आएगा,
U2 अगर रेस्ट में था तो V1 आया था मेरे हिसाब से U1 1 माइनस E बाई 2 प्लस U2 1 प्लस E बाई 2 था ना, ये था फॉर्मूला। तो अगर इसमें U2 की वैल्यू हम 0 पुट करते तो हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, और V2 क्या बचेगा, M दोनों के सेम है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। आफ्टर वेलोसिटीज उनके, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी वो ये होंगी, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, U2 तो 0 है तो U1 1 प्लस E बाई 2 आ जाएगा। ये आएंगे इस केस में जो वेलोसिटीज आएंगे, इनका रेशियो अगर निकालते हैं तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा आपके पास 1 माइनस E अपॉन में 1 प्लस E। तो इस केस में जो वेलोसिटीज का रेशियो आता है वो ये आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं दोनों मास सेम होंगे, एक बॉडी रुकी है एक बॉडी चल रही है, जब इससे टकराएगी दोनों बॉडी से जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आएंगी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो उनका रेशियो ये आ जाएगा डायरेक्ट, जो उनका रेशियो है वो डायरेक्ट ये आ जाएगा जो मैंने लिख दिया है। क्लियर है भाई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, डेल्टा के बराबर दोनों V1 V2 आपको पता है, उनकी वैल्यूज निकाल के फिर आप चेंज निकाल देना काइनेटिक में। बाद में दोनों की जो एनर्जी है काइनेटिक उसका सम कर देना, और जो पहले थी उसका सम करके माइनस कर देना बाद वाली में से पहले वाली को, तो इजीली आपकी निकल आएगी। ये दोनों स्पेशल केस थे इसके जो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन वन डायमेंशन, ये इसको हम बोल सकते हैं हेड ऑन। वन डायमेंशन का मतलब होता है हेड ऑन कोलिजन। कुछ इस तरह से है भाई इनकी जो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या करना है जरा आप देखो ध्यान से। इन दिस कोलिजन linear momentum before and after collision remains conserved. But before and after collision remains conserved, but kinetic energy टोटल और लिखना है भाई। इन दिस कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों बॉडीज का मिला के, ठीक है, अकेली बॉडी का नहीं, वो तो चेंज होगा, दोनों बॉडीज का मिला के नहीं होगा चेंज, बट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ठीक है, वो भी टोटल है, ठीक है। इन दिस कोलिजन आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक to each other and move together with common velocity। इसके लिए जो E की वैल्यू होती है वो होती है 0। मैंने आपको बता दिया पहले भी, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी डेफिनेशन बता दी मैंने, सारा तरीका आपको समझा दिया, क्या क्या इसमें कंजर्व है क्या कंजर्व नहीं है और क्या होता है। तो इस तरह के कोलिजन में दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाती है, फिर साथ साथ चलती हैं। जब भी कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज चिपक जाए समझ लेना कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो पीछे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उनसे V1 V2 आप निकाल सकते हो, और यहां से अलग से चाहो तो अलग से भी निकाल सकते हो। आपका आंसर वही आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। या तो सीधे लीनियर मोमेंटम से आंसर आ जाए डायरेक्ट, यहां सीधे डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम से ही आंसर आ जाएगा, कोई भी कुछ अलग करने की जरूरत आपको नहीं है।
u1, ये m2 और ये हो गया u2। कुछ देर ये कांटेक्ट में रहे, कुछ देर क्या, फिर एक कांटेक्ट में ही रह गए हमेशा, और फिर एक ही वेलोसिटी से मूव करने लगे दोनों v। ये हो गया आफ्टर, ये हो गया बिफोर। ठीक है, एक साथ ही ड्यूरिंग कोलिजन में मैंने बनाया नहीं है, वो कुछ देर के लिए कांटेक्ट में रहेंगे, फिर साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। कुछ देर की जो वेलोसिटीज है वो चेंज होंगी, फिर दोनों जब सेम हो जाएंगे तो साथ साथ चलेंगे, फिर ये अलग नहीं हो पाते। ठीक है भाई। अच्छा, फिर क्या होगा, यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 i कैप इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, m1 v i कैप प्लस m2 v। दोनों की स्पीड इस बार सेम है, v1 v2 नहीं आती, दोनों की स्पीड क्या आती है, सेम आती है। कॉमन लेके कैंसिल कर दो, i से i कैंसिल, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 इंटू v। तो v क्या आ जाएगा भाई यहां से, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आती है दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, तो एक ही वेलोसिटी आपकी यहां निकलती है सीधे, ये जो मैंने आपको बता दी अभी। क्लियर हो कि नहीं बात। तो ये फॉर्मूला है, तो पीछे मैंने फॉर्मूला निकाला था v1 v2, अगर उसमें e की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 भी इसी के बराबर आएगा और v2 भी इसी के बराबर आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और इसके बराबर आएंगे। आप रख के चाहे तो उन फॉर्मूले में वैल्यू देख सकते हो, e की 0, e की वैल्यू 0 रख के देखो, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो मैंने अभी निकाला है। अब इसमें हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे भैया, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v स्क्वायर माइनस हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक दोनों की सम कर लो, बिफोर वाली उसमें से माइनस कर दो, माइनस कॉमन लेके आप प्लस भी लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने दोनों में माइनस लगा दिया, बाद में हटा दिया। एक तो ये v निकाला है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जाहिर सी बात है, तो कितनी कम होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। लॉस कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, v की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। देखो पहले तरह से v कॉमन ले लो, तो हाफ m1 प्लस m2, v की वैल्यू आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइड में m1 प्लस m2, इन दोनों का होल स्क्वायर ना, v स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ध्यान रखना भाई इस चीज का, इसमें से और इसमें से v स्क्वायर कॉमन लेके आगे लिख दिया है, और माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक तो स्क्वायर थे कट जाएगा, तो नीचे एक बच जाएगा भैया से, हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइड में बचेगा सिर्फ m1 प्लस m2। ये जो इसमें स्क्वायर आएगा इससे कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक नीचे बच जाएगा एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है वो, तो फिर हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, मैं कर देता हूँ, बस मैथमेटिकल है तो लास्ट जो फॉर्मूला आएगा वो आपको याद कर लेना सीधे, और डेल्टा के आप निकाल सकते हो। नॉर्मल डेल्टा के निकालनी है तो v1 v2 का फॉर्मूला आपको जो मैंने बता दिया वो याद रखो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। u1 u2 m1 m2 v1 v2 सारे आप निकाल के पहले ही तरीका मैंने बता दिया, फिर इसे आप पुट कर देना, वैल्यूज आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो ये वेरिएबल फॉर्म में चल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, जब यहाँ पर वैल्यूज होती है तो ये काम बहुत आसान लगता है, जो अभी कॉम्प्लिकेट दिख रहा है आपको, ये काम होता क्या एक्चुअल में काफी आसान होता है, सिर्फ लगता है कॉम्प्लिकेट है। चलिए देखते हैं तो क्या आएगा। हाफ हाफ सभी में से कॉमन लेते हैं बाहर पहले ही, तो यहाँ से जाएगा ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। भाई ध्यान से कर लेना, तो अगर कोई गड़बड़ हो जाए मुझसे तो अपने आप सही कर लेना।
कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दबाजी में हो सकती है। m1 यहां आ जाएगा ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस का, फिर माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर इसमें करते हैं अगर इसका मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से कर लो भाई। फिर इसका इसमें करूंगा, होल अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, एलसीएम भी ले लिया मैंने, लगे हाथ। ठीक है, कुछ कट रहा है, ये लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी चीज कैंसिल हो गई, दिख रही है। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या आ रहा है ये। यहां से हम चाहे तो m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो उन्हें कॉमन लेने के बाद क्या आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं क्या जाएगा, क्या कॉमन ले लिया जाए। इतना तो लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। डेल्टा के नेगेटिव आने का मतलब होगा कि लॉस हुआ है एनर्जी में, ध्यान रखना। ठीक है, अब डेल्टा के अपना नेगेटिव आने वाला है, हाफ m1 m2 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस में कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर बचेगा u1 स्क्वायर, आप ध्यान से देख लो, u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, ये बच गया, डिवाइड में हो गया m1 प्लस m2, तो डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा आपके पास हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ जाएगा आपके पास u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देखिए u1 तो बड़ा है, u2 से पता है तो प्लस में आना, वैसे भी होल स्क्वायर तो प्लस में आता, ये प्लस में आ रहा है, माइनस बचेगा ये। तो माइनस क्या बता रहा है कि लॉस हुआ है एनर्जी में, क्या हुआ है, लॉस, चेंज इन एनर्जी निकाला था मैंने, माइनस में आ गया। काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, नेगेटिव साइन यही बात बता रहा है आपको यहाँ पर, क्लियर। और कितना लॉस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, आपके पास फॉर्मूला है, आप सीधे यूज कर सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप v1 v2 निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेल्टा के तो निकालना है तो v1 v2 चल जाएगा पता, तो बाद में हम इजिली कर सकते हैं ये। चलिए भाई, कोलिजन पे एक न्यूमेरिकल हम ट्राई कर लेते हैं, जितना मैंने आपको समझाया उस पे एक न्यूमेरिकल देख लो आप, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, एक बॉल जो है इसको रिलीज किया गया है किसी हाइट h से, ठीक है, ग्राउंड की ओर। इस बॉल का मास m है, बॉल का मास क्या भाई, m है, और जो E है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं इसलिए। ठीक है, ई दे रखा है आपको, टक्कर जब होगी तो ये रहेगा ई की वैल्यू, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक है, ग्राउंड पे टकराती है। फाइंड हाइट ऑफ राइज ऑफ बॉल, है ना, आफ्टर collision and time after which ball again comes in rest। जैसे यहाँ पे रेस्ट में टकराएगी फिर उसके बाद वापस रेस्ट में आएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा इसको और कितनी हाइट वापस जाएगा, ये दो बातें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। कितने ऊपर चढ़ेगी ये और यहां से टकराएगी, इसके बाद वापस आएगी तो स्पीड 0 होगी, तो यहां से यहां तक पूरा टाइम कितना, ये आपको दो बातें इसमें
निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? चलिए, तो किस तरह सॉल्व करेंगे जरा आप देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, टकराने के जस्ट पहले स्पीड निकालो बॉल की। स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा? ये तो 0 है। यहां पर स्पीड टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट पहले जो इसकी स्पीड थी उसको मैंने मान लिया है v। क्या मान लिया भाई? v, नीचे की ओर। तो v स्क्वायर इक्वेशन क्या रहेगी भाई? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। ये तो 0 था, यहां से जो आपका v आ जाएगा वो √2gh आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? √2gh। जो v आ गया आपका √2gh आ गया। अब देखते हैं टकराने के बाद क्या होगा। अब देखिए, ये अर्थ है और एक बॉडी जस्ट इससे टकराने वाली है जिसकी स्पीड कितनी है? v है, जो कि √2gh के बराबर है। इसको मान लो आप u1, है ना। और अर्थ की जो स्पीड है उसको मान लो u2, तो रुकी हुई है। अर्थ तो आपकी रुकी हुई है सरफेस, ये तो 0 हो जाएगी। और ये जो मास है m1 वो आपका m है, और इसकी जो स्पीड थी u1 उसको v मान लिया, वो √2gh है। ये बिफोर कोलिजन है। ये क्या है भाई? बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद क्या होगा? जस्ट ये ऊपर चलना शुरू करेगी किसी स्पीड से, जिसको मान लेते हैं v डैश। ये हो जाएगी आपकी v2, नहीं v1। पहली बॉडी है ना, तो बॉल को पहली बॉडी मानते हैं, तो कोलिजन के बाद जो उसकी वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं v1। क्या मान लेते हैं? v1 ही मान लेते हैं सीधे, v डैश लिखने की क्या जरूरत है। ये हो गया भैया सीधा v1। ग्राउंड तो अभी भी रुका ही रहेगा, या आफ्टर कोलिजन मान लीजिए। और जो कोफिशिएंट है कोलिजन का वो दे रखा है आपको e। तो आप जानते हो e का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों बॉडीज की जो दूर जाने की, देखो भाई ये तो रुका हुआ है, ये v1 स्पीड से दूर जा रहा है ना। तो इनके सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी, सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, हम सिर्फ यहां पर निकालेंगे मॉड। हम सिर्फ वैल्यू चाहते हैं किसकी? डायरेक्शन पलटी है ना, डायरेक्शन लेनी पड़ती है इसमें। वैसे तो भाई ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे आ रहा था, तो माइनस प्लस भी लगाना पड़ेगा ना इसमें। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर जा रहा है और v2 रुका हुआ है, तो फॉर्मूला होता है आपका v2 माइनस v1, तो 0 माइनस v1। अब देखो इसको u1, तो u1 नीचे आ रहा था कितनी स्पीड से? √2gh स्पीड से, जो कि v के बराबर थी ना। अरे यार u1 v के बराबर थी ना, बाद में रखूंगा, चलो v। और माइनस u2 क्या था आपका? 0। ये माइनस क्यों लगा दिया इसमें? क्योंकि आपकी जो u1 है वो नीचे की तरफ है, और v1 है जो वो ऊपर की तरफ है। जब आप इसमें कैप लगाओगे, तो कैप लगा दो, j कैप लगा दिया, तो इसमें माइनस j कैप आएगा, नीचे आ रही थी ना स्टार्टिंग में ये, और ये u2 आपकी 0 थी। तो यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? v इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा e इंटू वी। टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी है? e इंटू वी है। किसकी? बॉल की। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट u e इंटू वी किसके बराबर था? √2gh के बराबर। तो यहाँ पर जो v1 आ गया आपके पास, e इंटू √2gh आ गया। देखते हैं हाइट कितनी आई है। ये तो कोलिजन हो गया। अब कोलिजन से तो कोई मतलब है नहीं। अब बॉडी जो मोशन करेगी वो कैसे करेगी? अंडर ग्रेविटी मोशन करेगी। तो आपके पास जो इनिशियल स्पीड रहेगी वो ये रहेगी v1, कितनी? e इंटू √2gh। यहां जाकर मान लीजिए रुक गई, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? v डैश। v डैश कितनी मान ली मैंने? 0। इसको v2 मान लेते, क्या दिक्कत आ रही है? v2 0 मान लिया हमने, यहां पर जाकर ये रुक गई। इस हाइट को मैंने मान लिया h डैश। क्या मान लिया भाई? h डैश। पिछली बार से स्पीड कम हो गई, इस बार तो हाइट कम जाएगी। टकराने के बाद जो स्पीड सेम होती है तो सेम हाइट जाती है, कम स्पीड है तो कम हाइट जाएगी। e की वैल्यू 1 से कम होती है ना हमेशा। तो अब h डैश क्या आएगा? थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। ये तो आपका आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन लगाएं अगर इसमें हम, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा e स्क्वायर इंटू 2gh। अरे u का स्क्वायर भी तो करना है, माइनस 2gh डैश। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगा रहा हूं।
यहां से h क्या आ जाएगा आपके पास, h डैश सॉरी 2g से 2g कट जाएगा, e स्क्वायर h आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एग्जैक्टली क्या आ गया भाई, e स्क्वायर h। तो नई हाइट आएगी टकराने के बाद, वो आ जाएगी e स्क्वायर h। अब निकालते हैं टाइम, टोटल टाइम टू कम इन रेस्ट अगेन। तो टाइम एक तो होगा t1, फिर होगा t2, यहां से यहां तक का टाइम t1 और फिर यहां से यहां तक वापस जाने का टाइम t2। ये तो हम सीधे निकाल सकते हैं v = u + 80 से, यार कोई सी भी लगा दो, 30 क्वेश्चन लगा दो h। अच्छा v नहीं बताती ना हमको, h पता थी, हमें सिर्फ h पता है और h डैश, उसी टर्म्स में आंसर भी लिख देंगे हम t1। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, h = ut प्लस हाफ gt²। तो h आ जाएगा आपका, u तो 0 है, तो हाफ g इंटू t1²। तो यहां से t1 आपका आ जाएगा 2h/g रूट के अंदर। तो t1 कितना आ गया, 2h/g प्लस यहां पर जरा आप ध्यान से देखो, v2 क्या है, 0। v2 आपकी 0 है अगर, तो यहां पर अगर हम इक्वेशन लगाते हैं h डैश = थर्ड इक्वेशन लगाते हैं ना, नहीं थर्ड क्यों, फर्स्ट लगा दें, ठीक है फर्स्ट से हो जाएगा काम। तो v2 = आ जाएगा v1 - gt2। v2 तो 0 है, v1 कितना था, e × √2gh - g × t2। इधर आ जाओ, t2 = आ जाएगा e × √2h/g, यानी g डिवाइड में आएगा, रूट g ऊपर था, g डिवाइड में आएगा तो आपके पास ये आ जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं अपने आप मैथमेटिकली। तो ये आ जाएगा e × √2h/g। ये आपका टोटल टाइम है, क्या है भाई, टोटल टाइम, जिसके बाद वापस से रेस्ट में आ जाएगी बॉडी। तो कुल इसमें छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है। तो बाकी जो बची बातें हैं कोलिजन की, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतने, आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोलिजन के जो बचे हुए टॉपिक है उनके साथ।